नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच के तहत इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग एक और कानून के बारे में, एक और अधिनियम के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको मालूम ही है कि यहाँ जो चर्चित अधिनियम है, जो कानून है, उनका अभिनय भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग यहाँ उनको आपके सामने रखते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को समझते हैं, एक 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेते हैं, साथ ही संधि सेवाओं के लिए उपयोगी उपयोगी लगे, साथ ही में न्याय संबंधी, कानून संबंधी परीक्षाओं के लिए भी यह चीज़ें उपयोगी रहे। इस तरीके से मैं आपको जो आपके सामने यह चीज़ों को रखता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। प्लस जैसा आपको मालूम है कि यह विशेष श्रृंखला के तहत यहाँ प्रति लेक्चर में हम लोग एक कानून के बारे में बात करते हैं। तो आज 56वां लेक्चर है, यानी कि पूर्व हमने 55 कानूनों के ऊपर बात कर ली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो हमारी मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो हमारे इंटरव्यू हो। साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका वैकल्पिक विषय है, उनके लिए भी यहाँ ये सारी चीज़ें थोड़ी महत्वपूर्ण है। प्लस हिस्ट्री के भी यहाँ कुछ तत्वों को मैं आपके सामने रखता हूँ, जो इन मुद्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग कानूनों के गठन के साथ, उनके निर्माण के साथ जुड़े होते हैं। प्लस ये तो बात रही यहाँ यूट्यूब की, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने की, वीडियो देखकर चीज़ों को समझने की, अध्ययन करने की। मगर अगर आपको इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए। वहाँ आपको यह सारी चीज़ें ब्लॉग के फॉर्म में मिल जाएगी। वो आपको प्रबुद्ध करने में आपको मददरूप साबित होगी या आपको प्रबुद्ध करेगी। प्लस यह बुक, यह पुस्तिका जिसके ऊपर ये हमारी विशेष श्रृंखला जारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। काफ़ी सारे जो उपाख्यानों में इस पुस्तिका का जिक्र करता ही हूँ, हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी यहाँ उपलब्ध है। तो आज जी यहाँ इस पुस्तिका लगभग 12 विभागों में विभाजित है। ठीक है, ये पूरी बुक 12 विभागों में विभाजित है, जिनमें से हमने 7 भागों को देख लिया। यानी कि 7 भागों के जो विभिन्न कानून थे अलग अलग, उनको देख लिया। अब यहाँ आज से 8वां भाग शुरू होने जा रहा है इस पुस्तिका का, और ये जीएस पेपर 3 के साथ संबंधी है। यानी कि यहाँ जैसे यहाँ लिखा है, एक्ट्स एड्रेसिंग इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थतंत्र, अर्थशास्त्र संबंधी जो कोई कानून है, उनको यहाँ इस भाग 8 के तहत हमें देखना है। काफ़ी सारा जो है, काफ़ी लंबा, काफ़ी विस्तृत यह भाग है। लगभग 11 से 12 कानून हमें यहाँ इस भाग में देखने हैं। तो उनमें से यह आज पहला कानून है, जिसका नाम आपको दृश्यमान है, फिस्कल, जिसे राजकोषीय कहते हैं हिंदी में। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात की गई है और ये 2003 में यहाँ पारित किया गया है। ठीक है, तो समझेंगे कि यह कानून क्या है, किसके लिए है, सरकारों को इस कानून से क्या क्या जो है कर्तव्य, क्या क्या दायित्व मिला है, और इसका कार्यान्वयन फिलहाल कैसे चल रहा है। चीज़ों को सेम मॉडस ऑपरेंडी से हम लोग देखेंगे, सेम कार्य सूची से, जिसके तहत प्रति लेक्चर में एक उपाख्यान के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे प्रथम उसके परिचय एवं उसकी पृष्ठभूमि, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, फिर उसके बाद उनके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, फिर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि महत्वपूर्ण, मुख्य या प्रमुख प्रावधान, और आखिरी में अगर इसमें कोई सुधार किए गए हैं, सुधार अधिनियम है, तो उनकी चर्चा करते हैं, उनको समझते हैं, और उसके बाद इसकी आलोचना, कोई भी कानून हो उसकी आलोचना देखते हैं और इसके महत्व के बिंदुओं को भी तपासते हैं। तो ये हमारी पूरी कार्यसूची है। आज भी इसी कार्यसूची के तहत हमें यह महत्वपूर्ण कानून देखना है। तो अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। देखिए, इंट्रोडक्शन, चीज़ों को यहाँ माइंड मैप के जरिए समझना है, ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे, याद भी रखा जा सके। सबसे प्रथम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, यानी कि FRBM, इट इज शॉर्टली नोन एज FRBM एक्ट, was enacted after a review of status of finance of central and state governments। ठीक है, सबसे प्रथम तो आपको समझना है कि व्हाट इज फिस्कल। ठीक है, फिस्कल को हिंदी में तो राजकोषीय कहते हैं, ये तो इसका अनुवाद है, मगर असल में फिस्कल जो होता है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर एक्सीड करेगा रेवेन्यू से, फॉर एग्जांपल सरकार की रेवेन्यू 100 है और यहाँ सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है वो 105 रुपये किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ देखना है तो हम लोग
स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि सरकार यहाँ 5 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। यह 5 रुपए जो है वो अपने आप में राजकोषीय घाटा है। इट इज अ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और कितनी फिस्कल रखनी चाहिए, कितनी फिस्कल सरकार के लिए जो है परमिटेबल है, ठीक है, वो यहाँ एक प्रकार से फिस्कल डिसिप्लिन कहलाएगा। और भारत में तो जो है स्पेसिफिकली कोई उसके कोई परिमाण नहीं है, मगर अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो फिस्कल डिसिप्लिन का परिमाण जो है वो है 3.5%। कि कोई भी हालत में सरकार का व्यय जो है वो उसकी आय से 3.5% से नहीं बढ़ सकता। यानी कि अगर यहाँ 100 है सरकार की आय, तो सरकार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 103.5 रुपये ही खर्च कर सकती है, मगर यहाँ सरकार आज खर्च कर रही है 105 रुपये। ठीक है, तो ये जो 1.5 का जो मैनेजमेंट है 1.5 रुपीज़ का, ये सरकार को करना पड़ेगा। ये सरकार को कहीं से भी ऋण लाकर इन चीज़ों को जो है सेट ऑफ करनी होगी। ठीक है, तो ये फिस्कल है। अब देखेंगे इस कानून का क्या रोल है, इससे सरकार को क्या सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार के कार्यान्वयन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बात का जो बिंदु है वो कहता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन फिस्कल डिसिप्लिन एंड टू रिमूव रेवेन्यू डेफिसिट विद इन 3 years फ्रॉम इट्स एनेक्टमेंट, दैट इज 2006। यस, तो कुछ इन उद्देश्यों के साथ इसको यहाँ पारित किया गया था। सबसे प्रथम तो जो सरकारी व्यय है वो फिजिकल डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो यहाँ एक्सटेंट होता हमने एग्जाम्पल में देखा, तो ये वेल बिलो फिजिकल डिसिप्लिन रहना चाहिए, यानी कि 3.5% से 3.5% से कम होना चाहिए। एंड टू रिमूव द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है सरकार की उसे भी यहाँ कम करने की या उसे खत्म करने की अगले 3 वर्षों में बात की गई है। ठीक है, मगर दुर्भाग्यवश इस कानून का कार्यान्वयन स्मूथली नहीं हो पाया है, क्योंकि जो जो समकालीन सरकारें हैं उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा व्यय करने हैं पैसे। तो ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, somehow government is not able to implement the provisions mentioned in this particular act. इस कानून में जो जो प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जो जो प्रावधान रखे गए हैं, उनका अनुपालन करवाने में, उनका कार्यान्वयन करवाने में समकालीन सरकारें जो है वो असमर्थ साबित हो रही है। और उसी का कारण है कि आज दिन तक, भले ही ये 2003 में कानून लाया गया हो, पारित किया गया हो, मगर आज दिन तक इसका कार्यान्वयन 100% फुल्ली नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद देखें तो दिस एक्ट सेट आउट टारगेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट दैट इज द सेम। यस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी टारगेट है कि अपने फिजिकल डिसिप्लिन में रहे और फिजिकल डिसिप्लिन में रह के व्यय करे। वाइल द एक्ट सेट आउट शॉर्ट मीडियम टारगेट्स, यानी कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म टारगेट्स, द सेम वाज एक्सटेंडेड ड्यू टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे हम लोग GFC कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और ऐसा कई सारे कारण है, इसका अनुपालन आज नहीं हो पा रहा है 100%। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें एक मुख्य कारण है 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी या वैश्विक वित्तीय संकट आप कह सकते हैं। फिर उसके पश्चात देखें तो इन ऑर्डर टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन, द FRBM was enacted with the aim to ensure the intergenerational equity in financial management and long-term macroeconomic stability. Yes, तो ये कुछ बहुत ही मूलभूत तत्व है अर्थशास्त्र के, जो कि यहाँ भारत में होना चाहिए, तब जाके भारत जो है वो लंबे समय तक एक स्थिर राष्ट्र, आर्थिक रूप से एक स्थिर राष्ट्र बन सकता है। और उसके लिए सरकार को यहाँ फिजिकल डिसिप्लिन में रहना होगा, फिजिकल डिसिप्लिन में रह के व्यय करना होगा, ताकि जो बचे हुए संसाधन है, जो बचे हुए वित्तीय संसाधन है, मॉनेटरी रिसोर्सेस है या फिनेंशियल रिसोर्सेस है, उनका उपयोग किसी भी कंस्ट्रक्टिव या सकारात्मक चीज़ों में किया जा सके। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था FRBM का। उसके बाद देखें तो फॉर दिस पर्पस द FRBM मैंडेट दैट अलोंग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट, ठीक है, ये इसका टेक्निकल नाम है, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं कि वार्षिक एक आय व्यय का अंदाज पत्र, क्योंकि वो आफ्टर ऑल तो एक वो अंदाजा ही होता है कि भाई इतने पैसे यहाँ से आने वाले हैं और इतने पैसे यहाँ जाने वाले हैं, तो इट इज एक्चुअली एन अप्रोक्सीमेशन। Along with budget कहा गया है कि this act obligates government to produce 4 other documents along with annual financial statement या budget, which are they are सबसे प्रथम
मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट कि सरकार जो है वो उसकी सबसे प्रथम तो मध्यम जो है काल के लिए एवं बहुत ही संक्षिप्त काल के लिए पहले तो फिस्कल संबंधी क्या योजना है, तो ये उसका एक स्टेटमेंट है। दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, जो सरकार है, जो समकालीन सरकार है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उनकी राजकोषीय जो घाटा है या राजकोषीय नीति है उससे संबंधी एक यहाँ पत्र जो है वो सार्वजनिक करना पड़ेगा, संसद के पटल से पूरे देश तक पहुंचाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी कि नेशनल लेवल पर, जैसे हमें मालूम है कि जो अर्थशास्त्र में जो मैक्रो तत्व होते हैं वो आमतौर पे वैश्विक रूप से या राष्ट्रीय रूप से चीज़ों को गिनने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये यहाँ उनका भी एक लेखा जोखा पूरे देश का यहाँ होना चाहिए। और चौथा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी कि मध्यम जो है समय के लिए एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, सरकार कहाँ कहाँ व्यय करना चाहती है, कहाँ कहाँ करने वाली है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ बजट FRBM एक्ट के तहत किसी भी सरकार को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है, तो ये चारों का नाम में मालूम होने चाहिए। विस्तृत से हम लोग देखेंगे इस चर्चा में कि एक एक जो डॉक्यूमेंट है वो दरअसल क्या है। ठीक है, तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। अब बैकग्राउंड की बात करें तो 3 बिंदु देखने हैं। The motivation behind this act was to tackle the fiscal deficit that India had been facing from 1990s to 2000. Yes, अगर राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस देखें तो हमारी अलग अलग सरकारों ने, किसी भी सरकार ने आज़ादी से आज दिन तक किसी भी सरकार ने सरप्लस वाला बजट नहीं दिया है। ठीक है, तो ये बात तो एक बहुत ही कॉमन सी है और यहाँ यही किया गया है कि द मोटिवेशन बिहाइंड द एक्ट वाज टू टैकल द फिस्कल डेफिसिट। 1947 से हमारा ऋण जो है वो थोड़ा करके बढ़ रहा था। 1991 में इट बिकेम मैक्सिमम। ठीक है, 1991 में वो मैक्सिमम हो गया और जैसे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंपोर्ट कवर था वो मात्र और मात्र 15 दिन का ही बचा था। अगर 15 दिन के अंदर IMF ने हमारी लोन सेंक्शन नहीं कर दी, अगर ना करी होती ठीक है, तो हमारा देश जो है वो बैंकरप्ट हो जाता, हमारा देश दिवाला हो जाता। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव धीरे धीरे यहाँ सब इकट्ठा हुआ और यहाँ ये क्राइसिस जो है वो मैक्सिमम हो गया। द पेमेंट ऑफ बैलेंस क्राइसिस ऑफ 1991 एंड हाउ इट लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यस, और इसलिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लाए, मजबूरन लाना पड़ा, क्योंकि IMF ने शर्त रखी कि भाई अगर आप आपकी इकोनॉमी को, यानी कि अगर आप आपके अर्थतंत्र को खुला कर देंगे, जो है उसका अगर वैश्वीकरण कर देंगे, भूमंडलीकरण कर देंगे, अगर आपके जो है देश में, आपके राष्ट्र में एक लिबरल रिजम स्थापित करेंगे, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, तो हम लोग आपकी लोन्स जो है वो सैंक्शन करेंगे, तो आपको धनराशि प्राप्त होगी। तो इन शर्तों के दबाव के नीचे हमें मजबूरन LPG लाना पड़ा। ठीक है, मजबूरी में हम लाए, मगर इसका फ़ायदा बहुत हुआ। जो आज आप भारत देख रहे हैं, भारत में जो आज जो है भारत में जो वृद्धि देख रहे हैं, जो विकास के कार्य देख रहे हैं, वो इन आर्थिक सुधारों को आभारी है। ठीक है, मगर हमने लाए वो मजबूरी में। टू अवॉइड ए सिमिलर सिचुएशन एंड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नॉट मच हायर देन इट्स रेवेन्यू। यस, तो ऐसा क्यों हुआ 1941 से 1991 तक? क्यों थोड़ा ऋण जो है वो बढ़ता गया? क्योंकि जो अलग अलग सरकारें थी, वो कोई भी सरकार अपने व्यय में ध्यान नहीं कर रही थी, बिकॉज देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, कि सरकार को अपने डिसिप्लिन में, फिस्कल राजकोषीय डिसिप्लिन में, राजकोषीय जो है शिस्त में रह के व्यय करना होगा, ऐसी कोई अवधारणा, ऐसी कोई परिभाषा नहीं थी। तो ऐसा सिमिलर क्राइसिस, ऐसा सिमिलर संकट फिर से भारत के ऊपर ना आए, इसलिए सरकारों को एक प्रकार से जो है लिमिट करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया। सरकारों को अपने एक्सपेंडिचर में लिमिट करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ यह जो जिस भाग के तहत हम लोग बात कर रहे हैं, यह भाग अपने आप में अर्थशास्त्र संबंधी है। तो यहाँ सरकार का जो रोल है वो अर्थशास्त्र संबंधी ही रहेगा। ये कानून का जो व्याप है, जो एक्सटेंट है, वो भी या फैलाव आप कह सकते हैं, वो भी अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रिया संबंधी चीज़ों के लिए ही रहेगा। उसके बाद देखें तो डॉक्टर EAS सार्मा कमेटी
was set up in 2000 to study the fiscal architecture of the country. Yes, 2000 वर्ष 2000 में यानी कि मिलेनियम ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी की स्थापना की, विच वाज नोन एज डॉक्टर EAS सारमा कमेटी, और इसने भारत में राजकोषीय जो पूरा ढांचा है, जो संरचना है वो कैसी है सिंस इंडिपेंडेंस, वो स्टडी करने के लिए जो है वो काम उनको सौंपा गया इस कमेटी को केंद्र सरकार के द्वारा. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी द FRBM एक्ट वाज लेजिस्लेटेड एंड वाज एनेक्टेड. यस, तो इसी कमेटी के अनुशंसाओं के ऊपर आधारित, सूचनों के ऊपर आधारित एक FRBM का मॉडल एक्ट बनाया गया, प्लस उसे संसद में इंट्रोड्यूस किया गया, उसे संसद में पारित भी करवाया गया, भारत में लागू भी किया गया. तो ये कमेटी का नाम है. अक्सर कमेटियों का नाम जो है वो पूछे जाते हैं ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए. ठीक है, तो ये बात रही इसके बैकग्राउंड की. अब हमें यहाँ से इसके उद्देश्यों के साथ इसके मुख्य प्रावधान देखने, प्रमुख प्रावधान देखने हैं. सबसे प्रथम अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू टैकल द हाई डेट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो. यस, हाई डेट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो ये आज भारत में बहुत ही ज़्यादा है. GDP के तुलना में भारत में ऋण जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. हाई फिस्कल डेफिसिट, पर्टिकुलरली द हाई रेवेन्यू डेफिसिट. यस, हाई फिस्कल डेफिसिट, उच्च राजकोषीय घाटा, उसे कम करना है, और उन उद्देश्यों के साथ ही यहाँ ये कानून को लाया गया है. फिर उसके बाद दिस एक्ट एम्स एट एंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. यस, सस्टेनेबल, एक टिकाऊ विकास भारत का होगा. ऐसा नहीं होगा जो है ऋण धीरे करके जो हम लोग आगे जा रहे हैं, हमारे ऊपर ऋण का दबाव बढ़ रहा है, और एक साथ जो है क्लाउड बस्ट होगा. ठीक है, यानी कि वो गुब्बारा जो है फूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा. मगर इस कानून के तहत भारत को एक टिकाऊ, एक सतत विकास सुनिश्चित करने की योजना है, उसका एक उद्देश्य है. तो वो बात भी हमें यहाँ ध्यान लेनी होगी. तो इन दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ FRBM एक्ट को भारत में लाया गया, उसे पारित भी किया और उसे लागू भी किया. अब इसके प्रमुख प्रावधान देखने हैं, चीज़ों को समझेंगे, यहाँ कौन कौन सा जिक्र किया हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट्स की हमने चर्चा की, 4 बजट के साथ 4 डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी भी सरकार को संसद के पटल के ऊपर रखने हैं, संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने रखने हैं, तो उसका भी यहाँ लेखा जोखा है, उनको भी समझेंगे वो क्या डॉक्यूमेंट्स दरअसल है. तो FRBM एक्ट इज अ शॉर्ट लेजिस्लेशन विथ ओनली 13 सेक्शंस. यस, इसमें मात्र 13 धारा है, क्योंकि ये कानून बहुत ही छोटा है और बहुत ही सचोट है. ऑफ दिस 13 सेक्शंस, सेक्शन 3 to 7 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन 13 धाराओं में धारा 3 से 7 जो है वो थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण है. समझते हैं. सेक्शन 3 says the above mentioned fiscal policy statements need to be laid down before parliament. यह 4 स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है. While the medium term fiscal policy statement, the fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement are tabled in the parliament along with the budget. The medium term expenditure framework statement needs to be tabled in the session immediately after the budget session. ठीक है, और ये फेरफार जो है वो यहाँ फिनांस एक्ट 2012 के तहत किया गया है. तो कुल 4 बजट के साथ 4 वित्तीय दस्तावेज सरकार के द्वारा प्रकाशित किए जाने चाहिए, सार्वजनिक किए जाने चाहिए, जिनमें से 3 बजट के साथ, और जो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है सरकार का, वो बजट सेशन के पूर्ण होने के तुरंत बाद. ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है, ये कुछ इसकी मॉडस ऑपरेंडी है या टेक्निक्स है. फिर अब देखने हैं कि व्हाट आर दिस पॉलिसी स्टेटमेंट्स. हमने चारों का नाम देखे, और अब यहाँ इनके ऊपर संक्षिप्त में देखने वाले हैं कि यह चीज़ें जो जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया वो दरअसल है किया. प्लस अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, अगर आपका वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र है, तो यह चीज़ें आपको बहुत ही उपयोगी है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. अगर नहीं है तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं. साथ ही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वालों को तो ये चीज़ें ज़रूरी लगती ही है. संधि सेवाओं के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की दृष्टि से भी यहाँ इन चीज़ों को जो है आंका नहीं जा सकता. ये सारी अमूल्य चीज़ें हैं. देखेंगे सबसे प्रथम मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट सेट्स द फ्रेमवर्क फॉर अ 3-year रोलिंग टारगेट फॉर द फिस्कल इंडिकेटर्स which are the measures such as numerical ceilings and proportions to GDP to be met, which is dealt in section 3(2). कहा गया है कि मीडियम टर्म जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये तो सबसे प्रथम तो 3 वर्ष का लेखा जोखा है. 3 years टारगेट फॉर द फिस्कल इंडिकेटर्स. फिस्कल इंडिकेटर्स के सामने यानी कि डेट टू GDP को कम करना है, या डेट टू GDP जो है उसमें और सुधार लाना है. ठीक है, तो ऐसे टारगेट्स जो है जो यहाँ सेट किए जाते हैं वो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में किए जाते हैं, जो कि 3 वर्ष के लिए होती है, और उसमें अलग अलग
जो फिस्कल इंडिकेटर्स हैं उनमें सुधार देखने के लिए बनाई जाती है। फिर उसके बाद देखें तो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड टू टैक्सेशन। यस, कर संबंधी है मगर आने वाले वित्त वर्ष के लिए। एक्सपेंडिचर टैक्स के लिए, कर के लिए भी है, उसमें से वो राशि में से व्यय के लिए भी है। सरकार जो मार्केट बोरो करे, जिसे ऋण हम लोग कहते हैं, तो उनका भी प्रावधान है। अदर लायबिलिटीज, lending and investments, pricing of administered goods and services, etc., which have an impact on budget. This statement also mentions to the fiscal priorities of the central government. Yes, fiscal priorities. ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर सरकार को भी मालूम होगा कि भाई यह जो खर्च हम कर रहे हैं वो फिस्कल है, हमारी आय से ज्यादा व्यय है, मगर कुछ व्यय अग्र होते हैं, कुछ व्यय महत्वपूर्ण होते हैं जिनको यहाँ करना पड़ता है, और उसे फिस्कल प्रायोरिटीज कहते हैं। The key fiscal measures and rationale for any major deviation in fiscal measure and an evaluation of how the policy are in conformity with the medium-term policy statement which is dealt in section 3 subclause 4। ठीक है, तो कुल मिलाकर संक्षिप्त में ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि ऐसा दस्तावेज है जो कि सरकार की आने वाले वित्त वर्ष के लिए कर संबंधी, व्यय संबंधी, चाहे वो मार्केट बोरोइंग्स हो, उसके साथ संबंधी अदर लायबिलिटीज, अन्य ऋण संबंधी जो पूरी रणनीति है वो यहाँ पूरे देश के सामने जो है रखी जाएगी इस दस्तावेज के माध्यम से। तो ये बात रही यह दूसरे फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट की। अब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इट इज द असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी विच पर्टिकुलरली रेफर्स टू जीडीपी, द गवर्नमेंट्स फिस्कल बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेक्शन 3 सब क्लोज 5। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक में यह चीजें होती है, जीडीपी कितना बड़ा, एनएनपी कितना है, साथ ही में यहाँ कहा गया है कि गवर्नमेंट की फिस्कल बैलेंस कितनी है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की परिस्थिति क्या है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि ट्रेड और जो फॉरेन ट्रेड है उसका हिसाब रखने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब रखने के लिए यह एक प्रकार का अकाउंट है। तो ये भी सार्वजनिक किया जाता है पूरे राष्ट्र के सामने। फिर उसके बाद चौथा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, जो कि बजट सेशन के पश्चात प्रोड्यूस होता है, ये तीनों बजट के साथ, और ये चौथा बजट सेशन के पश्चात सेट्स फोर्थ a 3-year rolling target for prescribed expenditure indicators such as an expenditure commitment for majorly policy changes and liabilities that to be paid over a period of time of multiple years, section 3 सब क्लोज 6A। ठीक है, जिनमें 3 years का एक रोलिंग टारगेट सेट किया जाता है, और काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के तहत जो एक्सपेंडिचर का कमिटमेंट है फॉर मेजर पॉलिसी चेंजेस एंड लायबिलिटीज दैट टू बी पेड ओवर ए पीरियड ऑफ मल्टीपल ईयर्स, तो ये कंप्यूट करके भी यहाँ एक उसका जो अप्रोक्सीमेशन है वो प्रजा के सामने रखा जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 4 लेज डाउन द फिस्कल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, दैट हाउ शुड बी गवर्नमेंट मैनेजिंग इट्स फिस्कल पॉलिसी। तो इसका कुछ यहाँ तत्व रखे गए हैं जिसका आधार लेकर सरकार को अपनी फिस्कल पॉलिसी तैयार करनी चाहिए या करनी होगी। दिस सेक्शन सेट्स आउट द डेडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू मीट इट्स फिस्कल टारगेट। फिर उसके बाद देखें तो व्हाइल द ओरिजिनल डेडलाइन फॉर ब्रिजिंग द फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट वाज 10 years, यानी कि 2013, कानून आया 2003 में, और पहली डेडलाइन थी 10 वर्ष के पश्चात फ्रॉम द डेट ऑफ एनेक्टमेंट। With 0.3% and 0.5% reduction per year respectively, the targets were shifted a few times because of 2008 global economic crisis and subsequent liability to meet the set target. Yes, प्राथमिक उद्देश्य 2013 तक फिस्कल जो है और रेवेन्यू डेफिसिट है उनको एकदम जीरो कर देना था, शून्य कर देना था, मगर 2008 की जो वैश्विक आर्थिक संकट आया, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हम कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो डेडलाइन है वो धीरे धीरे आगे चली गई। फिर करंटली एज पर दिस सेक्शन द न्यू डेडलाइन टू लिमिट द फिस्कल डेफिसिट इज मार्च 31, 2021, जो चली गई, मगर यहाँ फिर भी सक्सेस जो है वो नहीं मिली, अचीव गोल्स नहीं हो पाए हैं। द टारगेट फॉर रेवेन्यू डेफिसिट वॉज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2018, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट तो संपूर्ण रूप से हटा दिया गया, अभी भी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है। दिस सेक्शन ऑल्सो मैंडेट दैट एनी डिविएशन फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट टारगेट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 0.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट ईयर।
And Section 5 says that the central government should work towards ensuring that it does borrow from the Reserve Bank of India except temporarily to meet excess cash disbursement in any financial year. ठीक है, तो ये सेक्शन 5 की बात है। और यहाँ सरकार को किस तरीके से फिस्कल मैनेजमेंट करना चाहिए उसकी एक दिशा दी गई है इस कानून के तहत। This section is to ensure the financial discipline of the central government. Section 6 mandates that the central government should take appropriate measure to increase fiscal transparency in its administration in the interest of public. Yes, जो पहले नहीं था, मगर अब धीरे धीरे इसका स्तर जो है ट्रांसपेरेंसी का वो बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, नागरिकों के लिए अच्छी बात है। साथ ही में पूरे प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी ये फायदा रूप हमें साबित हो सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 entails the measure to enforce compliance. It says that finance minister should review the trends in receipt and expenditures in relation to the budget and place before every 6 months. Place before parliament every 6 months. ठीक है, तो यहाँ वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई जो बजट में जिक्र किया है आपने, जिस तरीके से व्यय का, जिस तरीके से आय का, तो आपको प्रति 6 महीने उसको रिवाइव करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, और जो परिस्थिति है वो आपको संसद में सार्वजनिक करनी पड़ेगी। तो ऐसा सेक्शन 7 में कहा गया है। इट ऑल्सो सेज दैट गवर्नमेंट शुड टेक एक्टिव स्टेप्स टू डील विथ एनी शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ एक प्रकार से क्रियाशील रहने का प्रयास किया गया है, और जहाँ जहाँ रेवेन्यू कम हो वहाँ अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने का भी आह्वान दिया गया है। Further, any deviation from the policy statement must get the parliament's approval, to ensure that this act is carried out its full extent. Yes, जो 4 बजट के साथ जो 4 पॉलिसी स्टेटमेंट्स को सार्वजनिक किया गया, अगर चालू वर्ष में सरकार उसमें फेरफार करना चाहती है, फेरफार भले ही छोटा सा हो, मगर उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल, पार्लियामेंट की जो है परमिशन उसे मिलनी चाहिए, तब जाके वो आगे चल के जो है अमेंड वो पॉलिसी स्टेटमेंट हो पाएगी। ठीक है, तो ये इस कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वो धारा या वो प्रावधान रखा गया था। अब ये सारी चीज़ें हमने मुख्य प्रावधान में देखी, अब यहाँ हमें सुधार देखना है इस कानून में। मुख्य रूप से 4 फिनेंस एक्ट ने इस कानून को प्रभावित किया है, देखेंगे। देयर हैव बीन 4 फिनेंस एक्ट, 2004 का, 12 का, 15 का और 18 का, विच हैव मेजरली अफेक्टेड FRBM. Each of these 4 acts have progressively pushed the deadline for meeting the fiscal deficit by central government due to 2008 economic crisis and slowdown in economic growth. देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यहाँ संसाधनों को जो है सार्वजनिक किया गया था, या जो है पारित किया गया था, या इस कानून में सुधार किए गए हैं। मगर इनमें चारों में एक वस्तु जो है, एक चीज़ जो है वो समान है, और वो है कि चारों ने इस जो है अधिनियम के तहत जो डेडलाइन थी टारगेट्स को अचीव करने की, उसे जो है एकदम पीछे कर दिया है, चारों ने पीछे कर दिया है। ठीक है, चारों में एक प्रावधान तो ये कॉमन था कि ऑल ऑफ देम हैव प्रोग्रेसिवली पुश्ड बैक द डेडलाइन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये यहाँ से हमें सुनिश्चित करना होगा, यह बात रही इसका अमेंडमेंट की। अब इसकी क्रिटिसिज्म यानी कि इसकी आलोचना देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो यहाँ छूट रही है इस कानून से, वहीं सामने उसके महत्व की बात करते हैं। सबसे प्रथम, सब्सिक्वेंट डिलीशन, आई मीन इट्स डाइल्यूशन, DILUTION, यानी कि दुर्बल बनाना, of the deadlines and target of reducing the fiscal deficit has led to it becoming a toothless tiger. और इनकी वजह से ही इसका जो कार्यान्वयन है वो लगभग बहुत ही बिन असरकारक हो चुका है इस पूरे कानून का। दूसरी आलोचना कहती है कि कंटिन्यूअस पुशिंग ऑफ द डेडलाइन शोज द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी एंड अनविलिंगनेस टू अचीव इट्स टारगेट। कंटिन्यूअस पुशिंग ऑफ द डेडलाइन, ठीक है, और वही सरकार की असमर्थता हमारे सामने जो है प्रदर्शित करती है। तो ये 2 मुख्य आलोचना है इस कानून के साथ जुड़ी हुई। ऑन द अदर हैंड, अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि अचीवमेंट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी टू सस्टेन इटसेल्फ इन द लॉन्ग टर्म। यस, कोई भी राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र की सरकार के लिए, उसके शासन तंत्र के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक इस तरीके का ग्रोथ करे, इस तरीके का विकास करे जो सस्टेनेबल हो, और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो है नागरिकों को इनका लाभ मिले। तो उसके लिए, उस दृष्टि से FRBM एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ऑल्सो इंटरजनरेशनल इक्विटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ FRBM। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है, इंटरजनरेशनल इक्विटी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि अगर एक सरकार अमर्यादित रूप से खर्च करे और दूसरी सरकार को विरासत में ऋण मिले, ठीक है, तो ये जो है रीजनेबल बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इंटरजनरेशनल इक्विटी। Further, increasing debt is also particularly harmful to the long-term macroeconomic stability of the country, as it will create a debt trap. As happened in the year 1991, it was a debt trap, और हम उसमें इतने बुरे तरीके से फंस गए कि निकलना जो है वो लगभग नामुमकिन था। To avoid all this, the FRBM Act was brought in at the right time, and it remains an extremely important legislation. Yes, तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए भारत में बहुत ही सही समय पर यह कानून को यहाँ लाया गया, पारित किया गया, और आज ये कार्य भी कर रहा है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे अधिनियम की असरकारकता को जो प्रभावित किया है, मगर फिर भी आगे चलकर इस कानून के कार्यान्वयन का, अच्छे कार्यान्वयन का स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा रही। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। इनमें कुछ आर्थिक परिभाषाएं हैं जिनको हम लोग देखते चलेंगे, और अन्य कुछ माहितियाँ हैं। द ओरिजिनल FRBM एक्ट वॉज सेट आउट फॉर द रिडक्शन टारगेट्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड द रेवेन्यू डेफिसिट। यस, तो ये तो हमने देखा कि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए उसी मुख्य प्रमुख उद्देश्य के साथ FRBM एक्ट को पारित किया गया था, लागू किया गया था। दूसरा, it is important to know why the removal of the revenue deficit target by the Finance Act 2018 is harmful to the long-term growth of the economy. Yes, because आज तो हमें अच्छा लगेगा, मगर इवेंचुअली जो घाटा आ रहा है प्रतिवर्ष, उसे पूरा करने के लिए सरकार दूसरी जगह से ऋण लेगी। ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ डेट ट्रैप। Revenue deficit is the difference between revenue receipt and the revenue expenditure of the government. Revenue deficit is the difference between revenue expenditure and revenue जो है receipts. Yes, ठीक है, तो हमें समझना है कि डेफिसिट है तो 100% एक्सपेंडिचर्स जो है वो यहाँ ज़्यादा होंगे, और इनका नेचर है, रेवेन्यू आया मतलब इनका नेचर जो है वो करंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट फ्यूचर एसेट्स, वेयरएज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स फ्यूचर एसेट्स। यस, बिकॉज रेवेन्यू का अपने आप में स्वाभाविक करंट है, तो इट डज नॉट क्रिएट फ्यूचर एसेट्स, इट डज नॉट क्रिएट ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स इट। अगर आप रोड बनाएंगे, अगर आप सड़क का निर्माण करेंगे, तो इट विल बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट, बट दैट एक्सपेंडिचर विल क्रिएट ए लॉन्ग ड्यूरेबल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉन्ग ड्यूरेबल एसेट। A high revenue deficit indicates the government is spending more on those things that have no return in the future. That is, it is being spent on consumption and not creating assets. Yes, salary. सरकार अगर किसी को सैलरी दे तो वो अपने आप में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो सैलरी से भविष्य में कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट का ज़्यादा होना वो यही प्रस्थापित करता है कि सरकार जो है वो ऐसे क्षेत्रों में पैसे जो है खर्च कर रही है, व्यय कर रही है, जिनका भविष्य में हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू डेफिसिट। फिर उसके बाद दिस इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन वुड लेड टू इन्फ्लेशन। यस, और सरकार का यही ज़्यादा बिनजरूरी व्यय अपने आप में इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेगा, उसे इन्वाइट करेगा, एज देयर इज मोर मनी बीइंग स्पेंट ऑन कंज्यूमर प्रोडक्ट। A higher part of the fiscal deficit comes from the revenue deficit rather than capital expenditure. Yes, fiscal deficit में जो ज़्यादा योगदान है वो रेवेन्यू डेफिसिट का है, नहीं कि कैपिटल डेफिसिट का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो ये बात हमें यहाँ नोंद लेनी होगी। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, विच इंक्लूड्स बट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स बोथ, रेवेन्यू भी इंक्लूड किया जाता है और कैपिटल भी इंक्लूड किया जाता है। Therefore, when more money is spent on goods that create no return, then there is no stimulus for the recovery of the same. Yes, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर जब ज़्यादा व्यय किया जाए जिनका भविष्य में कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग वृद्धि की कोई आशा नहीं रख सकते हैं। यही तो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एसेट क्रिएशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होना चाहिए, जो आगे के समय में, आने वाले समय में, भावी समय में
अर्थतंत्र को एक गति प्रदान करे। तो ऐसा तो यहाँ हो नहीं हो रहा है। जो पैसा खर्च हो रहा है वो एक प्रकार से रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च हो रहा है, जिसका कोई रिटर्न भविष्य में नहीं है। दिस इज वाई द ओरिजिनल FRBM एक्ट फोकस्ड ऑन द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसीलिए FRBM एक्ट ने रेवेन्यू डेफिसिट को 100% रूप से यहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग में से निकाल दिया है। With the 2018 Finance Act removing the revenue deficit target, there could be unchecked revenue expenditure, which seriously harms the economic prospect of the country. Yes, तो यहाँ कहा गया है कि 2018 का जो संशोधित कानून था, जो फिनेंस एक्ट था, जो वित्त अधिनियम था, वो अपने आप में भारत के अर्थतंत्र की स्थिति को एक प्रकार से नुकसान करेगा, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट है उसे हटा दिया गया है FRBM एक्ट से। अब सरकार जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना चाहे इतना कर सकती है, तो वो वहाँ करेगी और वो भारत के अर्थतंत्र के लिए हानिकारक है। तो ये कुछ आर्थिक या जो है आर्थिक विज्ञान की कुछ परिभाषाएं थी, कुछ अवधारणाएं थी। तो यहाँ आज इस कानून के तहत हमने सरकारी खर्च, सरकारी व्यय को कैसे संतुलित किया जाए, फिस्कल जो डिसिप्लिन है वो सरकार को कैसे फॉलो करना पड़ेगा, बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर है, बजट के साथ अन्य कई सारी ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि सरकार को पूरे प्रजा के सामने, राष्ट्र के सामने रखनी होगी, और उनमें कोई फेरफार करने के लिए भी फिर से संसद की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। यहाँ इस कानून के तहत हमने काफ़ी सारा एक ओवरव्यू, एक होलिस्टिक अप्रोच से एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अब हम मिलेंगे अगले दिन, यानी कि अगले लेख के साथ, अगले उपाख्यान में, जो कि हमारा जो है लेक्चर रहेगा 57th, ठीक है, जिनमें हम लोग बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र के ही एक कानून के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही ग्रोथ माउंट UPSC की यूट्यूब चैनल को, जिसके ऊपर आज अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। साथ ही चीज़ों को आपको पढ़ना है, एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन चाहिए, एग्जामिनेशन रिसोर्स चाहिए, तो growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए, आज ही लॉगिन रजिस्टर कीजिए। तो आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।